Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and good evening viewers. Welcome to program Tonight Talk on आवाज एंटरटेनमेंट और मैं हूं आपका अपना होस्ट और दोस्त रिजवान असलम। नाजरीन, आज मैंने अपने पैनल के अंदर जो है वो दो बड़ी मशहूर शख्सियात जो है पाकिस्तानी कम्युनिटी की उनको मदऊ किया है। मैं उनका तारुफ आगे चलकर करवाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा कुछ कनाडा के हवाले से बात करना चाह रहा हूँ कि आपको पता है कि कनाडा जो है पिछले तकरीबन काफी अरसे से, जब से ये कोरोना वायरस आया, बड़ी मुश्किलात का शिकार है। यानी कनाडा ने सबसे ज्यादा, अगर दुनिया के अंदर कोई मुल्क है जिसने लॉकडाउन किया है तो वो कनाडा है। और अभी तक जो है वो कनाडा के अंदर बड़ा शदीद किस्म का लॉकडाउन चल रहा है और ओंटारियो के अंदर भी बड़ा जबरदस्त किस्म का लॉकडाउन चल रहा है। अभी जो नया जो वेरिएंट आया ओमिक्रॉन, अल्लाह ताला हमें जो है जितने भी आने वाले वेरिएंट्स हैं उनसे अल्लाह ताला बचाए। बहुत सारे लोग जो है इसमें वो इन्फेक्ट हुए जो पहले नहीं इन्फेक्ट हुए थे। तकरीबन जो है फ्राइडे का जो फिगर है मेरे पास वो तकरीबन 24,000 जो है वो लोग इन्फेक्ट हुए हैं इसकी वजह से। और अभी तक जो एक्टिव जो केसेस है कनाडा के अंदर टोटल वो तकरीबन 3 लाख केसेस जो है वो एक्टिव केसेस है। और 32,000 जो है, मतलब ये फिगर कोई इतना बड़ा नहीं है कि 32,000 का जो फिगर है, 32,000 लोगों की डेथ्स हुई है जब से कोरोना वायरस कनाडा के अंदर ये जो पेंडेमिक आया है। तो 32,000 लोग जो है वो इस दुनिया से चले गए। और ये नंबर अगर मैं यूनाइटेड स्टेट्स या बाकी जो दुनिया के जो ममालिक हैं उनके साथ अगर मैं कंपेयर करूं तो कोई इतना बड़ा नंबर नहीं है, लेकिन फिर भी इस कोरोना की जो है कोरोना की वजह से वो इस दुनिया से रुखसत हुए। और उसके अलावा आपको अगर एक और चीज में इंपॉर्टेंट बताता चलूं कि तकरीबन जो कनाडा के जो टोटल जो कंफर्म केसेस है वो तकरीबन 2.8 मिलियन जो टोटल केसेस जो है वो कंफर्म हुए हैं। और 32,000 जिस तरह मैंने बताया कि डेथ्स हुई। और तकरीबन जो अभी तक वैक्सीनेट हुए हमारे जो कैनेडियंस हैं, तकरीबन जो टोटल पॉपुलेशन का 81% लोग जो है वो वैक्सीनेट हो चुके हैं। और जो बूस्टर जिसको कहते हैं कि जो जिन्होंने दोबारा से जो बूस्टर लगवाया वैक्सीन का, वो तकरीबन 37% लोगों ने बूस्टर लगवाया है। और इसी तरह दुनिया के अंदर बाकी जो ममालिक हैं उनमें भी इसी तरह जो है वो ओमिक्रॉन की वजह से काफी ज्यादा लोग इन्फेक्ट हुए हैं। कनाडा की तरफ दोबारा आपको बताता चलूं कि जो सबसे ज्यादा केसेस जो रिपोर्ट हुए हैं वो क्यूबेक के अंदर रिपोर्ट हुए हैं। तकरीबन 8 लाख से ज्यादा जो केसेस वो क्यूबेक के अंदर रिपोर्ट हुए हैं। फिर उसके बाद सेकंड के ऊपर क्यूबेक, पहला जो है वो ओंटारियो है तकरीबन 9 लाख के करीब। और फिर उसके बाद तीसरे नंबर पर जो अल्बर्टा है तकरीबन 4.5 लाख। और बाकी जितने भी प्रोविंसेस हैं वो इस फिगर से नीचे हैं, तो कोई 3 लाख है, कोई 1 लाख है, कोई 2 लाख है। मैं अपने मेहमानों का तारुफ करवाता चलूं। मुझे मिसिसागा से ज्वाइन कर रहे हैं इरफान मलिक बाबा साहब, जो किसी तारफ के मोहताज नहीं है, कम्युनिटी के बड़े एक्टिव और बड़ी जानी पहचानी शख्सियत हैं। और हर जो इवेंट होता है उसमें ये एक्टिव रहते हैं। और माशाल्लाह से इनकी एक और बड़ी खूबी ये है, मैं आपको आपके साथ शेयर करता चलूं कि ये मुख्तलिफ जो हमारे कम्युनिटी के जो लोग हैं, अगर कोई बिजनेस करना चाह रहा है, कोई इस तरह के अगर उनके मामलात हैं तो वो उनकी हेल्प भी करते हैं, उनकी प्रमोशन करते हैं। और अक्सर इनके मुझे मैसेजेस आते हैं तो मैं इनसे पूछता हूँ कि आप कितने काम कर रहे हैं या आप सारे बिजनेसेस कर रहे हैं। एक दिन मैंने इनको स्पेशल कॉल भी कर ली कि भाई बाबा जी आप कौन कौन से काम कर रहे हैं, तो इन्होंने मुझे बताया कि ये मेरा काम नहीं है बल्कि मैं कम्युनिटी की खिदमत कर रहा हूँ। बड़ी अच्छी बात है, अपने लोगों की जो है पाकिस्तानी कैनेडियंस उनकी खिदमत इसी तरह करनी चाहिए। मुझे जो मेरे दूसरे मेहमान है वो कैलगरी से मुझे ज्वाइन कर रहे हैं खलीलुर रहमान भट्टी साहब। खलीलुर रहमान भट्टी साहब जो है वो मुस्लिम लीग, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो है बड़े एक्टिव रिप्रेजेंटेटिव हैं यहाँ पर। और बड़े ज़बरदस्त अंदाज में पाकिस्तान अपनी पार्टी को डिफेंड करते हैं मुख्तलिफ फोरम्स के अंदर, व्हाट्सएप ग्रुप्स हों या चाहे वो फेसबुक हो या चाहे कोई निजी महफिल हो, उसके अंदर ये बड़े अच्छे अंदाज में अपनी पार्टी को डिफेंड करते हैं। मैं सबसे पहले इरफान मलिक बाबा जी, थैंक यू सो मच, आपने ज्वाइन किया, आपसे शुरू करूंगा सर। थैंक यू सर। अच्छा सर, ये कनाडा के अंदर जो है ये जब से कोरोना वायरस शुरू हुआ है, सारे जितने भी स्मॉल बिजनेसेस हैं वो बहुत ज्यादा मुतासिर हुए हैं और बहुत सारे लोग अनएम्प्लॉयड हो गए हैं। तो इसके बारे में आप अपना जो व्यू है वो हमारे नाज़रीन के साथ शेयर करें कि ये जो चीज है, इसमें ये जो स्मॉल बिजनेसेस लोगों के मुतासिर हुए हैं, इसको कैसे दोबारा से लोगों को अपने पांव के ऊपर खड़ा किया जाए। हुकूमत तो अपनी तरफ से कुछ मदद इमदाद तो कर रही है, लेकिन जिन लोगों का इतना ज्यादा नुकसान हो गया है इस पूरे 2 साल के अरसे में, तो उनको कैसे दोबारा से जो है वो बहाल किया जा सकता है। लाल भाई बहुत बहुत शुक्रिया यार, आपने मेरी एक हमेशा से ये रही है ख्वाहिश रही है और मैं इसका बरमला इजहार करता हूँ कि मेरी जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है ये एक बिजनेस ओरिएंटेड कम्युनिटी के तौर पर मशहूर होनी चाहिए और ना सिर्फ नौकरियों के तलाश में निकलने वाली कम्युनिटी के तौर पर मशहूर ना हो। मैं आपको एक बात, बड़ी अफसोसनाक बात है कि कई बिजनेसेस ऐसे हैं जो अपने सर पे अब कभी दोबारा खड़े नहीं हो सकते। सही है। और सबसे बड़ा उसका एज ए सीनियर रियल्टर, मैं जो रियल एस्टेट कमर्शियल भी करता हूँ, उसमें सबसे बड़ी जो चीज आती है वो होती है लीज।
सही। लीज आप तोड़ नहीं सकते, लीज को कुछ कर नहीं सकते। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि जब आप लीज को सर पे सवार कर ले, गवर्नमेंट कुछ मदद भी करती है, 25% कर दी, 20% कर दी, काफी डॉकफोर्ड ने भी किया, ट्रूडो साहब ने भी किया और बिल्कुल आगे, लेकिन खर्चे तो अपनी जगह पे हैं। ऐसा ही है। अब वक्त वो आ गया रिजवान भाई के गवर्नमेंट्स को, सारी दुनिया की गवर्नमेंट्स इंक्लूडिंग कैनेडियन गवर्नमेंट, ओंटारियो की गवर्नमेंट या जो भी कोई गवर्नमेंट्स हैं, इनको बड़ा बोल्ड स्टेप लेना पड़ेगा बिल्कुल कि सही। ये अब लोगों को आदी करना पड़ेगा ओमिक्रॉन का, कि खुद भी बचो और हमें भी बचाओ। सही। पब्लिक जब तक इस असूल पे अमल नहीं करेगी, और खासतौर पर हमारी कम्युनिटी, कि मैंने खुद भी बचना है और मैंने आपको भी बचाना है। अच्छा सर, एक एक और इम्पोर्टेंट चीज मैं जरूर यहाँ पर डिस्कस करना चाहूंगा कि जब से हुकूमत ने लोगों को ये जो एक रिलीफ देना शुरू किया है, उसके बाद मैंने ये देखा कि बहुत सारे लोग इंटेंशनली, उनको जॉब्स मिल भी रही हैं लेकिन वो जॉब्स करने के लिए तैयार नहीं है। वो घरों में बैठ के कह रहे हैं कि हमें अगर हुकूमत की तरफ से इमदाद मिल रही है तो हम उसको एंजॉय क्यों ना करें। तो इसकी वजह से लोग जो है, आप नहीं समझते कि वो बिल्कुल एक किस्म के अपने आप को उन्होंने पैरालाइज कर लिया है। सदी वो बात ही होती है ना कि फिर मिस यूज करने वाली बात होती है ना, और गवर्नमेंट्स को भी ये चाहिए था, ट्रूडो साहब को भी, कि जब वो कहते थे कि जी $2000 हम देंगे, तो यार उसका कोई क्राइटेरिया तो बनाते हैं ना। जिस बंदे ने अप्लाई किया उसको 2000 दे दिया, एक एक घर में 8-8 हजार जा रहा है। यकीन करें, दोस्त है हमारे, बिजनेसेस है उनके, उनको मुलाजम ही नहीं मिलता। वो कहते हैं हमारे घर $8000 आ रहे हैं, तो हमें क्या जरूरत पड़ी है, बिल्कुल ऐसा ही है। कैश कैश पे मुलाजमत दे दो। अब बिजनेसमैन जो है वो कैश पे किस तरह मुलाजमत दे दे, क्योंकि उसने अपना भी हिसाब किताब करने हैं, अपने भी खर्चे निकालने हैं, अपना भी गवर्नमेंट को शो करना है। तो मेरा ख्याल है कि इस पे काफी रिस्ट्रिक्शन होनी चाहिए थी शुरू में। ये आपने बड़ा एक इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है उसका एक बड़ा जबरदस्त एस्पेक्ट सामने आप लेकर आए कि रिसोर्स जो है ना उसकी कमी हो गई है। मैन पावर है उसकी कमी हो गई, क्योंकि लोग घरों में बैठकर, उनको अगर फॉर एग्जांपल एक बंदा $2000 कमा रहा था, उसको 2000 घर में बैठे बैठे मिल रहा है, तो वो क्यों काम करेगा। लेकिन ये लॉन्ग टर्म जो है ना, लोग अपने साथ जो है ना वो ज्यादती कर रहे हैं मेरे नजदीक। क्योंकि आप जो है जब काम नहीं करेंगे तो आपका जो एक स्टाइल है वो इस तरह बन जाता है कि जब बाद में आपको अगर काम करना पड़ेगा तो आपके लिए बड़ी मुश्किल होगी बाहर जाकर 8 घंटे काम करना। लेकिन चले, मैं खलीलुर रहमान भट्टी साहब को भी शामिल करता हूँ गुफ्तगू के अंदर। भट्टी साहब, आपका इस बारे में क्या ख्याल है कि ये हुकूमत जो पैसे दे रही है, लोगों की इमदाद तो हो रही है, लोगों का ब्रेड एंड बटर तो चल रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए हुकूमत को ऐसा सोल्यूशन नहीं निकालना चाहिए कि जिससे लोगों को फायदा हो, ताकि वो आने वाले दौर में जो है ना वो सरवाइव कर सकें। जी, अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया पहले तो इनवाइट करने का, और मेरे साथ बड़ी जबरदस्त शख्सियत को आपने बिठाया। बाबा जी जो है ना कैलरी में भी सब जानते हैं, बड़ी तो बड़ी खुशी हुई उनको देख के। अच्छा, अब देखें, बात यह है कि इस वक्त दुनिया एक नए, जो जैसे कहते हैं, क्रॉस रोड पे खड़ी है। अब अगर आप इसको इस नजर से देखें कि न्यू वेरिएंट्स आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं, लोग बीमार हो रहे हैं, बिल्कुल हो रहे हैं, और डिस्पाइट देयर इज सो मेनी कॉन्स्पिरेसीज थ्योरीज इन द मार्केट, हम रोजाना कॉन्स्पिरेसीज थ्योरी सुनते हैं, लेकिन इसके बावजूद लोग बीमार हो रहे हैं। हमारे अपने रिश्तेदारों में इर्द गिर्द आप देखें तो बहुत सारे लोग बेचारे हॉस्पिटलाइज भी हुए हैं, और बहुत सारे लोग इस दुनिया से भी चले गए। तो मसला ये है कि इस क्रॉस रोड पे इस वक्त पूरी दुनिया को एक ऐसे ट्रांजिशन पे लगा दिया गया कि आप देखें कि दुनिया बदल रही है। आप देखें कि यूनिवर्सिटीज ऑनलाइन जा रही हैं, स्कूल्स ऑनलाइन चले गए हैं, हर चीज इस वक्त कस्टमर सर्विस किल्ड हो गई है पूरी दुनिया में। अगर आप देखें तो कस्टमर सर्विस रही नहीं, 5-5, 6-6 घंटे आप वेट करते हैं, आके आपको कोई कस्टमर सर्विस मिलती है। जो आप बात कह रहे हैं वो बिल्कुल दुरुस्त है। देखें, ये जो टेम्परेरी मेजर्स होते हैं ना, कि ठीक है जी आप लोगों का नुकसान पूरा कर रहे हैं, बहुत सारे बिजनेसेस को अप टू $60,000 स्मॉल बिजनेसेस को लोन भी मिले हैं, कि जिसमें से उन्होंने सिर्फ $20,000 वापस कर। आपको शायद इसका पता है कि नहीं पता। हमारा ये सिर्फ CERB की मैं बात नहीं कर रहा, इसके अलावा भी बहुत ज्यादा गवर्नमेंट ने मदद की है, रेस्टोरेंट्स की मदद की है, रेस्टोरेंट्स को बंद नहीं होने दिया। और आप देखें कि अब आप बस ये है कि आप हमें तौर तरीके बदलें। हमें ये बताया जा रहा है कि भाई आप वो नहीं है कि बस तैयार हुए, सुबह मूड आया कि जी आज हलवा पूड़ी खानी है, तो
वो शलवार कमीज चप्पल पहन के तो हम पहुंच जाएं, हलवा पूड़ी खा लें। अब आपको पूरा प्रोटोकॉल वहां पे देना पड़ता है, आपको चेक कराना पड़ता है कि आप वैक्सीनेट हैं नहीं है, और फिर ये भी जरूरी नहीं है कि आप जाएं तो वो आपको वेलकम करें। तो मतलब कि हर जगह रिस्ट्रिक्शंस है। सो वर्ल्ड इज चेंजिंग। मैं ये समझता हूँ कि ये एक मैंडेट है पूरी दुनिया के लिए कि ठीक है जी, अब आप अपने तौर तरीके बदलें। ये जो स्मॉल बिजनेस है ये अगर वैनिश हो जाएंगे, अगर अपने आप को बदलेंगे नहीं, आप 2000, 4000, 6000, 8000 लेके कितने अर्सा खा लेंगे, राइट? और अल्टीमेटली तो आपको काम करना है और आपको कस्टमर सर्विस देनी है। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि लोगों ने कस्टमर सर्विस ही बंद कर दी। मैं उस दिन अपनी वेंडर को कॉल कर रहा हूँ, वेंडर जनाब 5-5, 6-6 घंटे मुझे इंतजार करवा रहा है। इंश्योरेंस कंपनी को आप कॉल करें, आप जनाब फोन कंपनी को कॉल करें, आप अपने केबल को कॉल करें, इवन स्मॉल बिजनेसेस वो कहते हैं भाई इंतजार करें। तो हमें नहीं समझ आ रहा कि ये जो चेंज है, लोग इसको समझ नहीं पा रहे। वो ये समझ रहे हैं कि अच्छा ये कल खत्म हो जाएगा, परसों खत्म हो जाएगा। मैं ये समझता हूँ, मेरे ओपिनियन में ये ईवी व्हीकल की तरह एक मैंडेट है, जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल के शोर मचा हुआ पूरी दुनिया में। तो इसी तरह से अब दुनिया बदल गई है। यानी अब आप वो देखें ना, आप घर में बैठे होते हैं, ऊपर आपने कोट पहना है, नीचे आप धोती पहन के बैठ जाए तो आपको नहीं पता चलेगा इस वक्त इंटरव्यू कैसे दे रहे हैं, किस हालत में दे रहे हैं। बिल्कुल सही। अच्छा एक ये बड़ी आपने इंपॉर्टेंट एक बात की है, मैं अपने नाज़रीन को भी साथ में अपडेट करता चलूं कि आप देखें दुनिया के अंदर अगर ये कोरोना वायरस के अंदर अगर कोई बिलियनियर बना है ना, तो वो ये जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज बनी है, और ये इनकी जो वेल्थ है वो रुकने वाली नहीं है। उसकी रीजन ये है कि अभी कोरोना वायरस पहले है और कहते हैं कि वो जो वैक्सीन है वो 6 मंथ्स तक एज पर डॉक्टर्स उसका इफेक्ट रहता है, उसका इम्पैक्ट रहता है, उसके बाद फिर दोबारा से आपको वैक्सीन लगवानी पड़ती है। उसके अलावा दूसरा ये है कि ये जो वेरिएंट्स आ रहे हैं नए नए, इसमें भी वो कह रहे हैं कि हर एक वेरिएंट के ऊपर ये जो वैक्सीन है वो इम्पैक्ट नहीं करेगी, बल्कि आपको हर दफा जो है वो वैक्सीन दोबारा से लगवानी पड़ेगी। अब जिस तरह पहले फ्लू शॉट्स आए थे, तो आप देखें कि अभी तक वो फ्लू शॉट्स हर साल लगवाने पड़ते हैं। अब ये जो वैक्सीन है ये भी एक ट्रेंड बन जाएगा कि हर साल आपको ये वैक्सीन लगवानी पड़ेगी। अभी फॉर द टाइम बिंग जितनी भी गवर्नमेंट्स है वो बहुत सारी दुनिया के अंदर जो बड़े बड़े ममालिक हैं जिस तरह अमेरिका, कनाडा है, वो फ्री में वैक्सीन तो लगा रहे हैं, लेकिन आने वाले दौर में ये वैक्सीन लगवाने के भी पैसे हो जाएंगे। और ये जो फार्मास्यूटिकल्स कंपनी, आप सिर्फ एक छोटी सी एग्जांपल आप लेंगे, ये जो फाइजर कंपनी है पूरी दुनिया के अंदर 7 अरब के करीब जो आबादी है, उसमें से 7 अरब में से कम 4 अरब जो लोग हैं उनको तो फाइजर जो है वो ये कंपनी वैक्सीन प्रोवाइड कर रही है। और एक अगर वैक्सीन $1 की भी अगर वो दे रहे तो आप सोचें कि कितना बड़ा पैसा इनको मिला है। लेकिन आम लोग जो है वो पिस के रह गए। जिस तरह हम बात कर रहे थे कि स्मॉल बिजनेसेस बिल्कुल खत्म हो गए, कनाडा के अंदर भी आप देखें कि रेस्टोरेंट्स और ये जो छोटे छोटे बिजनेसेस हैं वो लोग सर्वाइव कर रहे हैं। और अपने नाज़रीन को बताता चलूं कि ये जो सीबा के एक ये जो फंड मिला था गवर्नमेंट की तरफ से, ये जो लोन मिला था जिसमें 40,000 पहले मिला था और 20,000 बाद में मिला था, टोटल 60,000 था। इसमें इसकी जो वापस करने की ये जो डेडलाइन थी वो थी 2022 का दिसंबर। तो हुकूमत ने इसको एक्सटेंड कर लिया है, 1 साल और एक्सटेंड किया, जो बड़ी अच्छी बात है। बहुत सारे लोग जो है वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, तो ये तकरीबन 2023 का जो दिसंबर है उस तक एक्सटेंड हो गई है। आपने 40,000 अगर आप दे देते तो 20,000 आपको माफ हो जाएगा आउट ऑफ $60,000। बाबा जी इसमें कुछ ऐड करना चाहेंगे या फिर हम अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ चलें? मेरा ख्याल है नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ चलें, क्योंकि आपने बहुत बड़ी शख्सियत बिठा दी और मैं उनके सियासी व्यूज सुनने के लिए मैं अच्छा चले, खलीलुर रहमान भट्टी साहब है सर, आपसे सवाल करता हूँ, पाकिस्तान के हवाले से बात कर लेते हैं कि पाकिस्तान में आए दिन कोई एक नई जो है वो या ऑडियो आ जाती है तो या वीडियो आती है। सर ये सिलसिला जो है, ये ऑडियो और वीडियोस का जो सिलसिला, ये कब बंद होगा? आप समझते हैं कि ऑडियो और वीडियोस इस तरह की ये जो रिलीज हो रही है, इससे ये जो करप्शन के जो केसेस है वो खत्म होंगे, या मतलब ये सिर्फ अवाम को एंटरटेन करने के लिए बस ये इस तरह की वो हरकत की जा रही है? देखें मुख्तसरन तो ये है कि इस वक्त मतलब कि पाकिस्तान की सियासत इस चीज पे चल रही है कि कौन ज्यादा चोर है, कौन ज्यादा बड़ा करप्ट है, कौन बड़ा ज्यादा किरदार है, कौन जो है वो ज्यादा। तो इस चीज के ऊपर जनाब जब आप इस मुकाबले पे आ जाते हैं तो फिर उसमें कोई लिमिट्स नहीं रहती। पहली बात है वो दोनों साइड से आप ये देखें कि वो पॉइंट स्कोरिंग होती है, और ये एक ऐसा विशेष साइकिल चल पड़ा है पोलराइजेशन का। और इस पोलराइजेशन में जो है ना वो आपकी मतलब ग्रोथ देखें कहाँ पे पहुंचाती है। हर वक्त जब आपके वजीर, आपके मुशीर, गवर्नमेंट, अपोजिशन वाले वो
हर वक्त उस पे सोशल मीडिया पे बैठे रहेंगे, काम करेगा। भाटी साहब ये जो इंटॉलरेंस है ना, ये तो पूरी दुनिया में आप देखेंगे, अमेरिका के अंदर भी सही या कनाडा की भी एग्जांपल लें, जो पॉलिटिकल ओपोनेंट्स हैं उनकी फेसबुक के ऊपर या ट्विटर के ऊपर या किसी भी सोशल मीडिया के ऊपर जाकर कमेंट्स देख ले, ये इंटॉलरेंस पूरी दुनिया के अंदर है ये। और ये वाकई आगे पहले इस तरह नहीं होता था। आप देखें ना, यहाँ पर अमेरिका के अंदर ट्रंप के जो सपोर्टर्स हैं वो बड़ी, मतलब देखें ना, व्हाइट हाउस के अंदर हिस्ट्री के अंदर पहली मर्तबा इस तरह हुआ कि व्हाइट हाउस के अंदर जो है उन्होंने दावा बोल दिया, और वो इंटॉलरेंस ही थी क्योंकि उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, इलेक्शंस के जो रिजल्ट थे उनको एक्सेप्ट नहीं किया। तो ये इंटॉलरेंस तो है ही। लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि देखें, अगर पाकिस्तान के अंदर करप्शन के केसेस हैं, तो अब ये देखें कि ये जो चीफ जस्टिस ऑफ गिलगित बल्तिस्तान, जो एक्स चीफ जस्टिस थे, मतलब ये कहाँ का इंसाफ है कि आप एक जो कन्विक्टेड बंदे हैं, चाहे ठीक है वो गलत कन्विक्ट हुई है सही, उनके ऑफिस में जाकर आप एक स्टाम्प पेपर लिखते हैं और फिर आप जो है वो पाकिस्तान की तमाम जुडिशरी सिस्टम जो है उसको आप लिपेट देते हैं। बेशक उसमें भी कमियां होंगी, हम उसकी भी बात बाद में कर लेंगे, लेकिन डू यू थिंक कि दिस इज द राइट वे? जो हमारे पुराने सियासतदान है, नवाज शरीफ साहब की बात करूंगा, कि ये उनका सही इकदाम था कि एक चीफ जस्टिस जो मुल्क के बड़े ओहदे पे, जो मतलब सेकंड मेरे ख्याल से प्राइम मिनिस्टर के बाद अगर कोई ओहदा होता है तो वो चीफ जस्टिस का होता है, उनको बुलाकर अपने ऑफिस के अंदर और वो अपनी जो जाती जो है उसको उनको मतलब वो उन्होंने यूज किया। व्हाट यू थिंक अबाउट दैट? देखिए हम लोग ना बहुत ये देखें ना, बड़े हम पैटी चीजों पे तो चले जाते हैं और बड़ी बड़ी चीजें हम इग्नोर कर देते हैं। बात यह है कि आप देखिए कि यहाँ पे जब जस्टिन ट्रूडो साहब का केस आया कि जी वो एक प्राइवेट जजीरे पे गए, फिर उसके बाद वुई का केस आया कि जब उनकी वालदा और उनके भाई के ऊपर भी इल्जाम आया कि जी ये जो वुई ऑर्गेनाइजेशन है उसको फंडिंग हुई है गवर्नमेंट की तरफ से, और उसकी वजह यह है कि उनकी वालदा और भाई उसमें काम कर रहे थे। उसके बाद आपको याद होगा एसएनसी लेवलिन का एक केस था करप्शन का बहुत बड़ा। बात यह है कि जहाँ पे जमहूरियत स्ट्रांग होती है वहां पे इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं वो पार्लियामेंट जो होती है वो एक लेजिस्लेशन की जगह, वो यानी आपके तमाम जो इदारे हैं उनसे ऊपर आ जाती है। अब मसला ये है कि हम डिसाइड ही नहीं कर पा रहे। अब जिस तरह पाकिस्तान में एक प्राइम मिनिस्टर को उठा के बाहर फेंका जाता है, पहले तो उसके ऊपर बात होनी चाहिए कि ना कि ये इस पे होनी चाहिए कि जी वो वहां जाके उन्होंने एफिडेविट क्यों लिख दिया। भाई जाहिर बात है वो सच तो सामने आना है ना, उसका तरीकाकार गलत हो सकता है, या आप ये कह सकते हैं कि उनके उन्होंने बुलाया है फलाना है। चले इस पे मैं अपना मलिक साहब को मैं इस गुफ्तगू में लेके आता हूं। मलिक साहब, डू यू थिंक के इवन के चले 2 मिनट के लिए हम ये कह देते हैं कि यार नवाज शरीफ साहब के खिलाफ जो फैसला हुआ वो गलत था, लेकिन उसके बाद ये जो कुछ उन्होंने किया पूरी जुडिशरी के ऊपर सवालिया निशान, डू यू थिंक दिस इज द राइट आई मीन स्टेप? सर बात ये है अपना रिजवान भाई, मैं सबसे पहले तो मैं वैसे इमरान खान और उसकी टीम को दाद दूंगा और सलूट करूंगा कि जिस तरह प्रोपेगेंडा ये लोग कर रहे हैं ना, आज तक हिस्ट्री में नहीं हुआ सर। सही है, यानी चोर खुद प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि जनाब चोर को पकड़ो, चोर को पकड़ो, चोर को पकड़ो। ठीक है, मैं इस बात से इत्तेफाक करूं या ना करूं, हो सकता है नवाज शरीफ साहब पे, जरदारी साहब पे और लोगों पे केस सही हो, लेकिन आप ये देखिए कि बड़े बड़े चोर इमरान खान की टीम के काबीना के अंदर बैठे हैं और वो इस तरह प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि उन्होंने साबित कर दिया कि हम तो बड़े नेक हैं और बाकी सब जो है ना वो चोर है। ये ऐसा प्रोपेगेंडा मशीनरी है। यानी पहले कभी आपने सुना था कि नवाज शरीफ के या जरदारी की या बेनजीर के दौर में कभी होगा तर्जमानों की मीटिंग हो रही है, वो तर्जमान 50 बैठे हुए हैं, क्या मीटिंग हो रही है हर वक्त सोशल मीडिया पे, नवाज शरीफ के खिलाफ, बेनजीर के खिलाफ, नून लीग के खिलाफ, पीपल पार्टी के खिलाफ, सारा कुछ करते हैं। जहां तक आपके सवाल का ताल्लुक है ना, मैं एक बात आपको बताऊं कि सर माजरत से कहूंगा कि जुडिशरी जो है ना कोई मुकद्दस गाय नहीं है। ठीक है, 70 साल से रिजवान साहब आप देखें जुडिशरी ने, आज मैं कहता हूं कि पाकिस्तान का अगर ये हाल है ना तो वो सिर्फ और सिर्फ जुडिशरी की वजह से। सही, चीफ जस्टिस साहब कनाडा तशरीफ लाते हैं, फंड इकट्ठा करते हैं, उसके बाद गायब हो जाते हैं। इफ्तिखार चौधरी साहब बलोचिस्तान में वो रेड का जी गैर मुल्कियों को ठेका दे दिया है, और सीधी बात कहो कि तुम्हारा बेटा इन्वॉल्व है उसमें, ठीक है, वो पाकिस्तान को कितने अरब डॉलर जुर्माना हुआ, लोगों को इन्होंने फांसियां दी, लोगों को इन्होंने गवर्नमेंट के कहने पे सजाएं दी। आज जो मरियम नवाज सीख रही है, हालांकि मैं
नून लीग की बहुत सारी चीजों से इत्तेफाक नहीं करता, लेकिन आज जो चीख रहे हैं जुडिशरी के बारे में, बिल्कुल दुरुस्त चीख रहे हैं। सर आपको याद होगा कि जस्टिस कयूम नहीं साहब, तो सर वो नवाज शरीफ साहब काला कोट पहन के जो गिलानी साहब के खिलाफ गए थे सुप्रीम कोर्ट में, आपको याद है वो कि नहीं? जी गए थे, बिल्कुल ठीक है, वो ठीक है, एक दौर होता है। देखिए बात ही होती है कि अपनी अपनी पार्टियों का वक्त होता है। अगर पीपल पार्टी का वक्त है तो नून लीग खिलाफ जाएगी, अगर नून लीग का वक्त है तो पीपल पार्टी खिलाफ जाएगी। वो सारा कुछ हुआ, एक तारीख दौर था। अब देखें कि यानी कि गिलानी वाला वाकया ले लें कि चीफ जस्टिस साहब को किसने कहा हुआ था कि इसको निकालना है। अदालत खत्म होने लगी है तो उनको वापस बुला के कहा कि ता बर्खास्त अदालत आपको कैद की सजा दी जाती है। ये जुडिशरी का ये रोल है। तो ये नवाज शरीफ हुए या मरियम हुई, ये सही चीखें मारते हैं यार। सर देखिए, चीखें मारनी भी चाहिए, लेकिन चीखें उस वक्त क्यों निकलती हैं इनकी जब अपने ऊपर बात आती है। अगर यही चीखें उस वक्त जब ये हुकूमत के अंदर थे, 3 मरतबा इनको हुकूमत मिली है, और उस वक्त ये चीखें मारते कि ये जुडिशियल रिफॉर्म्स होने चाहिए, जुडिशरी ठीक होनी चाहिए, जुडिशरी दुरुस्त फैसले नहीं कर रही, इसमें कमियां हैं, तो फिर हम इनकी बात पे यकीन भी करते। लेकिन जब अपनी जात के ऊपर बात आई तो आप पूरी जो अवाम है उसके पीछे छुप के आप कह रहे हैं कि हम अवाम के केस लड़ रहे हैं, हम अवाम की खातिर लड़ रहे हैं, ये तो ज्यादती है। नहीं देखें, अवाम की खातर तो कोई भी नहीं लड़ता सर। अगर आज जरदारी साहब उठ के कहें कि मैं अवाम की खातर लड़ता हूँ तो मैं पीपल्स पार्टी का हमदर्द हूँ, मैं तो नहीं इस बात को मानता। अवाम की खातर अपनी खातर होती है। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क बन गया है जहाँ के अपनी अपनी खातर होती है। ठीक है, हर बंदा जो है वो गेट नंबर 4 से आया है, पता है ना आपको गेट नंबर 4 ये शेख रशीद साहब का तकिया गुलाम है गेट बंदा सर, हर बंदा। वो शेख रशीद सही कह रहा है, कहता है ये सारे 70 ईयर से सारे गेट नंबर 4 की पैदावार है, उसमें कोई वजीर आजम लगा ले वो लगा ले। अच्छा बात ये है कि वाकई बात आपकी सही है, इसको संजीदगी से लेना चाहिए कि ये रिफॉर्म्स होनी चाहिए थी, नवाज शरीफ साहब को भी करनी चाहिए थी, और जो बाख्तियार हुक्मरान रहे उनको भी करनी चाहिए थी। ठीक है, जिस तरह मैं एक मिसाल देता हूँ कि भुट्टो साहब ने कुछ भी किया, लेकिन 73 का कॉन्स्टिट्यूशन देंगे जो कि आपके लिए एक बिल्कुल एक मिसाल हो। ठीक है, उनको क्रेडिट जाता है सर, ये बहुत बड़ा काम करके गए वो। अब ये दुनिया की वाहिद जुडिशरी है जिसमें सो मोटो एक्शन है, और भी जुडिशरी के पास होगा, लेकिन जिस तरह ये बदर्दी से इस्तेमाल करते हैं, तो मेरा ख्याल ये है कि सिस्टम जो है ना, सिस्टम को चलते रहना देना चाहिए, और सिस्टम के जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको सोचना चाहिए, जो इक़्तिदार देने वाले हैं मैं उनको भी कहता हूँ कि आपको सोचना चाहिए कि आप किसको इक़्तिदार दे रहे हैं और क्यों दे रहे हैं। सर वही बात है कि इसके ऊपर हम बात करेंगे, छोटा सा एक ब्रेक लेंगे कि वो इक़्तिदार दें किसको, वही अवाम, वही लोग, वही लीडर्स। अब उनके पास भी तो कोई चॉइस नहीं है ना। एक होता है कि आपके पास चॉइस हो कि बहुत जबरदस्त लोग आपके पास है, तो उनको छोड़कर आप किसी नाअहल को अगर हुकूमत दे रहे हैं तो फिर भी तो चलो हम सवाल उठा सकते हैं उनके ऊपर, लेकिन चॉइस उनके पास भी नहीं है। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा, बड़ी जबरदस्त गुफ्तगू चल रही है। एक छोटे से ब्रेक से वापस आएंगे तो अपनी जो गुफ्तगू है उसको कंटिन्यू रखेंगे। बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं टुनाइट टॉक विद रिजवान असलम, और मेरे साथ मौजूद हैं इरफान मलिक साहब और खलीलुर रहमान भट्टी साहब। अच्छा, खलीलुर रहमान भट्टी साहब आपसे शुरू करूंगा, फिर इरफान साहब की तरफ जाऊंगा कि अब पाकिस्तान के अंदर जो इन्फ्लेशन है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है और वो कंट्रोल में नहीं आ रही। जो गरीब बंदा है वो वाकई पिस के रह गया पाकिस्तान के अंदर। तो इसका क्या हल है सर, आप क्या समझते हैं? मतलब आप समझते हैं कि आपकी जो पार्टी है नून लीग, अगर उसको हुकूमत आज दी जाए तो वो इसको कंट्रोल कर पाएंगे? देखिए, उससे पहले मैं एक चीज का जवाब दूं, क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर आपने मेरा व्यू नहीं दिया। देखिए, जब से पाकिस्तान बना है हमने इसको एक टेस्ट लेबोरेटरी बनाया हुआ है। आप देखिए 1985 में जब ज़िया साहब आए थे, इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन का हुलिया बिगाड़ के रख दिया था, बेड़ा गर्क कर दिया था। 8th अमेंडमेंट की और पता नहीं कितनी अमेंडमेंट्स की, कितने इन्होंने स्केड्यूल्स चेंज किए। और उसके बाद फिर 2004 में मुशर्रफ साहब इसको सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम बना रहे हैं, सिर्फ अपने आप को कैटर करने के लिए, अपने आप को पावरफुल करने के लिए। तो उसको पहले तो उससे जान छुड़ाई भाई, सारी बात है। पहले आप गवर्नमेंट लाएंगे, अपने उतने रिप्रेजेंटेशन लेके आएंगे कि आप कोई लेजिस्लेशन कर सकें। तो ये बहुत बड़ा काम हुआ। पीपल्स पार्टी ने और नून लीग ने मिलकर 2010 में उसको रिवर्स किया, दोबारा पार्लियामेंट्री सिस्टम। अब आप फिर देखें कि एक लाल बत्ती के पीछे लगाया हुआ है गवर्नमेंट ने कि जी प्रेसिडेंट। ये मेरा अगला सवाल था सर, इसमें मैं ये पूछता, स्लैब बनाया हुआ है। पाकिस्तान क्या किसी की लिबार्टरी है कि बस जनाब उसको जो जिसका दिल आता है और वो गोल्फ खेल रहा होता है, वहां से शॉट मारकर कहता है नहीं मैंने अगले दिन ये करना है।
मतलब हमें समझ नहीं आ रहा है। लेकिन आप क्या समझते हैं सर, आप समझते आयल है? देखिए इतना अरसे से जो है ना 70-73 साल हो गया, लेकिन पाकिस्तान में पार्लियामेंट्री सिस्टम है, लेकिन पाकिस्तान जो है तरक्की के बजाय दिन ब दिन जो है ना मुश्किलात में जा रहा है। तो इसलिए शायद कुछ लोग समझते हैं कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम हो, और ये जो हुकूमत जो है वो बैसाखियों के ऊपर जो हुकूमतें बनती है ना, डिपेंडेंसी होती है चाहे एलाइज के ऊपर, और वो कुछ कर नहीं पाते। प्लीज आप लोग, खासकर आप मीडिया के लोग, अपना रिकॉर्ड सही करें। 39 इयर्स पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगा है, फिर प्रेसिडेंशियल, फिर आप देखें कि आप हाइब्रिड सिस्टम, यार आप कैलकुलेट करें आप लेकिन सर नहीं, मैंने सर बात की कि टोटल पाकिस्तान को आजाद हुए 73 साल का अरसा हो गया ना, पाकिस्तान 73 साल के अरसे में तरक्की नहीं कर सका। मैं ये नहीं बात करूं कि किसने कितनी हुकूमत की है, मैं कह रहा हूं ओवरऑल पाकिस्तान की जो उम्र है वो तकरीबन 73-74 साल उम्र हो गई है, लेकिन पाकिस्तान मुश्किलात में ही जा रहा है। तो उसमें पार्लियामेंट्री सिस्टम की अगर हम बात करें, चलो 40 साल हम कह देते हैं कि चले जो डेमोक्रेसी रही है, ठीक है जी, मतलब प्राइम मिनिस्टर रहा है, कैबिनेट बनी रही है, लेकिन उसके बावजूद डू यू थिंक कि मतलब पाकिस्तान के हालात उन 40 साल के अरसे के अंदर जो है ना बेहतर हुए? देखें, मैं एक बात बताऊं, जब तक आपका मुल्क ये डिसाइड, हमारा मुल्क ये डिसाइड नहीं करेगा, तो भाई हमें चलाना क्या है? भाई हम तो इसी कंफ्यूजन में फंसे हुए ना। हर बंदा ये सोच रहा है कि अच्छा मैंने अपने हाथ में पावर कैसे रखनी है। आप ऐसे कैसे सोच सकते हैं? जब आपने एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, आप कॉन्स्टिट्यूशन के ताबे सब चीजें कर रहे हैं, इदारों को कर रहे हैं, पूरी पार्लियामेंट उसके कर रहे हैं, वो होने को तैयारी कोई नहीं है। जो कोई आता है वो आके कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर हमला कर देता है। अब बात यह है कि जो आप बात कर रहे हैं हमने तरक्की क्यों नहीं की, भाई उसकी वजह यह है कि जब अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे अवाम एक गवर्नमेंट लेके आती है, फिर उससे काम करवाती है, नहीं पसंद आता उसको फायर कर देती है, जब फायर करती है फिर नए लोग लेके आती है। दो ही पार्टियां ना 300 साल से चल रही हैं, तो फिर भी ये मुल्क इतनी तरक्की कर रहे हैं। यूएसए में भी दो ही पार्टियां, 300 साल से वहां पे जमहूरियत चल रही है। अमेरिका में तो प्रेसिडेंशियल सिस्टम है ना। नहीं, देखें प्रेसिडेंशियल सिस्टम की मैं कह रहा हूँ कि बात यह है कि उसको चूज कौन कर रहा है, बना कौन रहा है, किसके हाथ में ये पावर, ये चीज पे हम लोग। इरफान साहब को शामिल गुफ्तगू करते हैं। सर आप बताएं आपका क्या ओपिनियन है कि यानी आप समझते हैं कि जमहूरियत ही अल्लाह इसका, ये प्रेसिडेंशियल सिस्टम की जो बात हो रही है पाकिस्तान के अंदर आजकल डिबेट जो जारी है, तो आप ये समझते हैं कि ये दुरुस्त नहीं है? रिजवान साहब वो बिल्कुल भट्टी साहब ने सही कहा कि 39 साल आपके प्रेसिडेंशियल सिस्टम में गुजरे, और अगर आप प्रेसिडेंशियल सिस्टम की हिस्ट्री देखें तो 10 साल जो पहले अयूब खान साहब के थे, आपका मुल्क 2 टुकड़े हुआ, उसकी मेन वजह प्रेसिडेंशियल सिस्टम थी। जियाउल हक साहब का प्रेसिडेंशियल सिस्टम था, उसमें पाकिस्तान को असला मिला, अफगानी मिले, हीरोइन मिली, चरसे मिली, ड्रग्स मिली। मुशर्रफ साहब के जो 10 साल थे उसमें मुल्क देखें बाद शोबों में तरक्की की, लेकिन कहाँ तक पहुंच गया। अब बात ये होती है कि ये डिबेट क्यों शुरू होती है पाकिस्तान में? हमेशा ये प्रेसिडेंशियल और प्राइम मिनिस्टर जमहूरियत की डिबेट उस वक्त शुरू होती है जब इस खिते में कोई सुपर पावर्स ने कोई चेंज लानी है। ठीक है जी, एक आदमी को डिक्टेट करना आसान होता है, पूरी पार्लियामेंट को डिक्टेट करना बड़ा मुश्किल होता है। आपने अमेरिका की मिसाल दी कि अमेरिका में सदारती निज़ाम हुकूमत है, अमेरिका में सदारती निज़ाम हुकूमत है, लेकिन वो इस कदर चेक एंड बैलेंस है कांग्रेस का कि प्रेसिडेंट एक गिलास पानी नहीं पी सकता कि जी मैं बिल्कुल सही, ठीक है, बहुत ज्यादा चेक एंड बैलेंस है। और जुडिशरी सिस्टम भी बड़ा स्ट्रांग है। अगर फॉर एग्जांपल प्रेसिडेंट कोई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी कर देता है, जिस तरह ये मुस्लिम्स के खिलाफ बैन का ऑर्डर जारी हुआ था, विद इन 1 वीक उन्होंने उसको नलिफाइड कर दिया था। हाँ जी, और उसके चेक एंड बैलेंस बहुत ज्यादा। अच्छा, अब ये क्यों बहस शुरू हुई कि जी पार्लियामेंट्री सिस्टम होना चाहिए, प्रेसिडेंशियल सिस्टम होना चाहिए? क्या वजह है? क्या खिते में इसमें चेंज आ रही है, सुपर पावर्स के इंटरेस्ट लग है, या तंग आ गए हैं लोग जो हुकूमत में बैठे हैं, उनको बुरा लगता है कि अपोजिशन के बंदे बात करें, प्रेसिडेंट साहब बन के बैठ जाएं, 5 साल बैठे रहें, देखें। ये तो एक यानी कि अच्छा आपसे सवाल में एक और सवाल करना चाह रहा हूँ कि देखें ये जो पाकिस्तान के अंदर जो भी हुकूमत आती है ना, मोस्टली मतलब बड़ी मेजोरिटी मिलना बड़ा मुश्किल होता है। जिस तरह अभी करंट जो हुकूमत है पीटीआई की गवर्नमेंट की बात कर ले, अब इनकी हुकूमत, इनके पास मेजोरिटी नहीं है, इनके साथ अलायंस शामिल है। अब वो जो
आपके साथ जो एलाइज आपके होते हैं तो वो आपको ब्लैकमेल करते हैं, वो आपको कहते हैं हमें मिनिस्ट्रियाँ दें, वो आपको कहते हैं कि हमारे ये काम करेंगे तो हम आपके साथ खड़े होंगे वरना आपकी हुकूमत जो है वो नहीं रहेगी। तो हाँ इस जी। ये जो चीज़ है इसको कैसे कंट्रोल किया जाए पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर? सर जी, ये तो देखो डेमोक्रेसी, अब ये कनाडा में बैठे हैं आप, हुँ, क्या ट्रूडो के पास मेजॉरिटी है? नहीं है बिल्कुल। कौन उसकी हुकूमत को बार-बार थ्रेट करता है? एनडीपी वाले करते हैं ना कि जी हम हुँ, ये कर देंगे, या कभी कोई कहते हैं हम बिल पे नहीं करेंगे, तो बैठ के बात होती है। उनको बिल के एनडीपी को साथ लेके चलते हैं, किसी और पार्टी को साथ लेके चलते हैं, तो बैठ के बात करने में कोई हर्ज नहीं होता। वही हुँ, आपकी बात आ जाती है कि अगर नवाज शरीफ वगैरह या बेनजीर या दूसरे ये लोग सारे चाहते तो जुडिशियल सिस्टम में चेंजेस ले आते मिलके सारे। बिल्कुल सही। नैब का जो कानून था उसमें चेंजेस लेके आते, ठीक है? सब मिल के बैठने के लिए, असल मुसीबत ये है कि मिल के बैठने के लिए कोई तैयार नहीं है सियासतदान, अपनी तौहीन समझती है। जब उन पे बुरा वक़्त आता है फिर सबको बुलाते हैं कि आओ जी फिर आओ, पीडी फिर पीडीएम बना लेते हैं। फिर पीडीएम बना ली, डीएमए बना ली, एमडी बना ली, सारा कुछ बना ली, ठीक है? सही मैं कहता हूँ कि फर्ज करो आज अगर किसी को हुकूमत, मुफ्ती महमूद साहब को हुकूमत मिल जाए, वो देखें जरदारी साहब का और नवाज शरीफ का क्या असर करती है, आप याद रखिएगा मेरी बात। सही है। अच्छा तो मैं सर ये चले हमारे वैसे प्रोग्राम का भी एंड की तरफ हम जा रहे हैं। ये जो बिलावल भुट्टो साहब ने ये जो अनाउंसमेंट की है कि किसानों के हक में जो है ना हम रैली निकालेंगे, ये सर क्या चल रहा है? सर जी, किसानों के हक में किसानों को खाद की बोरियां, हर चीज पाकिस्तान में सिस्टम बैठा हुआ है। हुँ, इंडिया में जो किसानों के साथ जो कुछ हो रहा है, आप पिछले साल 1.5 साल से आपको पता है, पाकिस्तान में खाद की बोरी जो है, वो खाद की बोरी ही ब्लैकमेल हो रही है, उनको 2400 रुपए की मिल रही है, मार्केट में 1600 रुपए की है सर। ऐसा ही है। तो ये कौन लोग हैं जो ब्लैक मार्केटिंग करते हैं सर? क्या गवर्नमेंट को पता नहीं? एसएचओ को नहीं पता? एक सिपाही को भेजें कि ब्लैक में बोरी मिल रही है खाद की, वो बता देगा फलाना बंदा बेच रहा है। सिस्टम इतना खराब हुआ है। अभी आप पुलिस रिफॉर्म्स की या दूसरी बातें कर रहे थे, मैं ये कहता हूँ कि पुलिस की तनख्वाहें बढ़ाई। हुँ, रिश्वत का सोर्स क्या है? रिश्वत का सोर्स अवाम नहीं है। रिश्वत का सोर्स ये है कि उन बेचारों की तनख्वाहें ही बड़ी कम है। किसका हुँ। गुजारा हो सकता है मुझे बताएं? 30-35 हजार रुपए में किसका गुजारा हो सकता अच्छा ये जो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ये जो पुलिस के हवाले से जो अभी हम ऑफ द रिकॉर्ड जो है वो हम बात कर रहे थे, तो उसमें यही है कि ये बड़ी अच्छा एक इकदाम हुकूमत की तरफ से मेरे ख्याल से लेकर वो आ रहे हैं पार्लियामेंट के अंदर शायद बिल लेकर आ रहे हैं, तो मेरे ख्याल से ऑपोजिशन को साथ देना चाहिए कि जुडिशरी जो है उनके पास भी थोड़ा टाइम होना चाहिए। देखें ना आपके वहां पे जो केसेस चलते हैं सालों साल चल रहे होते हैं, तो अभी उन्होंने कहा है कि 9 महीने के अंदर केस का फैसला होगा, वरना जो है ना वो हाई कोर्ट को जो अथॉरिटी दी जाएगी वो फिर दोबारा से पूछगछ करेंगे कि भाई इस ये जो ट्रायल जजेस है उनसे पूछेंगे कि भाई ये जो ट्रायल है ये 9 मंथ्स के अंदर कंप्लीट क्यों नहीं हुआ। ये बड़ा अच्छा एक इकदाम है। दूसरा है? कि ये जो जजेस की हमेशा से ये एक मतलब कंप्लेन रही है कि जो एफआईआर दर्ज होती है उसमें इनिशियल जो फैक्ट्स है ना वो फैक्ट्स सही नहीं होते। उसकी रीजन ये है कि जो हमारे पुलिस के जो डिपार्टमेंट के जो लोग होते हैं वो इतने पढ़े लिखे नहीं होते और वो सही तरीके से इन्वेस्टिगेशन करके तो वो अच्छी रिपोर्ट तैयार नहीं करते, जिसकी वजह से आगे जो कोर्ट्स के अंदर जो ट्रायल होता है तो उसमें फिर मुश्किलात पेश आती है। तो अब उन्होंने ये किया है कि जो एसएचओ होगा सब इंस्पेक्टर उसको जो है वो बीए पास जो है उसकी तालीम रख लिया ताकि एटलीस्ट जो एफआईआर है वो सही दर्ज हो। तो डू यू थिंक कि ये अच्छे इकदाम हैं कि नहीं? देखिए, हर इकदाम अच्छा है जिसमें अवाम की बेहतरी हो, जिसमें अवाम को रिलीफ मिले। कोई करेगा, नवाज शरीफ करेगा, बेनजीर करेगा, इमरान खान करेगा, सब अच्छे है। बिल्कुल लेकिन सही। बात ये होती है ना कि सिस्टम को ओवरऑल ठीक करे ना। सिस्टम का ठीक करने का ये तरीका नहीं है कि जी आपने कहा जी कि एफआईआर सही दर्ज नहीं होती, लोग कातलों को सजाएं मिलती हैं, सब कुछ। असल मसला ये है कि रेट ऑफ द गवर्नमेंट नहीं है। रेट ऑफ द ये गवर्नमेंट का ये हाल है कि मौलवी सड़क बंद कर देते हैं। मैं लाहौर में था जब सड़कें बंद हुई, खौफ और राज का ये आलम था कि पुलिस तो जा ही नहीं से, पुलिस का तो मसला ही नहीं रहा ना। रेंजर्स जाती थी या फौज जाती थी, पुलिस का तो रो भी खत्म कर दिया। रेट ऑफ द सर, गवर्नमेंट जो है बिल्कुल जीरो है, जीरो। सर ये हर दौर में होता है सर, ये मौलवियों के साथ नहीं लड़ा जाता सर। तो सर किसी ना किसी को लड़ना पड़ेगा ना मौलवियों के साथ। यही तो मसला है सर। देखें ना पूरी वो जैम पैक कर देते हैं, पूरा जो आपका एग्जेक्टिव एरिया है सारा बंद कर देते हैं सर, ये हमेशा रहा है।
हमेशा क्यों रहा है सर? क्यों यहाँ को पादरी उठ के कनाडा की को सड़क बंद कर सकता है सर? ये भट्टी साहब से पूछते हैं। भट्टी साहब, एक तो ये बता दें कि ये जो वहाँ पे पाकिस्तान के अंदर हर दूसरे दिन इंस्टेबिलिटी होती है, कोई ना कोई बंदा पहुंच जाता है इस्लामाबाद धरना देने के लिए। एक तो ये चीज है, इस चीज को कैसे रोका जाए? व्हाट्स योर ओपिनियन? आई मीन के मतलब कई लोग समझते हैं कि ये जमहूरियत का हिस्सा है, मतलब प्रोटेस्ट होने चाहिए। दूसरा ये बताएंगे सर, मुल्क कितनी मुश्किलात के अंदर है, इतने बुरे हालात है, इन्फ्लेशन, सारे मामला, तो नवाज शरीफ साहब क्या कर रहे हैं लंदन में? क्यों नहीं जा रहे पाकिस्तान? जाके अवाम को जो है ना वो कोई रिलीफ दें वहां पे। अच्छा देखें, ये दो बातें, इसमें दो क्वेश्चन है। एक पहला वाला जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन बाबा जी ने माशाल्लाह काफी अच्छा कवर किया उसको। हाँ। लेकिन देखिए, उसके जो मुहरकात हैं वो तलाश करने पड़ेंगे। जब यहाँ से एक मैं मौलाना साहब का नाम नहीं लेना चाहता, वो अब रिटायर हो गए। जब उनको यहाँ से फोन आए या जहाँ भी जो भी लंदन प्लान बना, उनको कहा जी आप आए, हम आपको कंटेनर भी देंगे, आप रोड बंद करें, हम आपको ये भी करेंगे, वो भी करेंगे। तो वो जो जो लोग है ना, पहले उनको जाके पकड़े। कहते हैं ना, बुराई की माँ को पकड़े। आप लोग ना बुराई की इधर उधर पेटी इश्यूज पे बात करते रहते हैं। समझ गया, आपकी बात समझ गया। इन मौलवी साहब को जो फैजाबाद में $1000 दे रहे थे, वो $1000 कह रहा हूँ, 1000 रुपए पकड़ाए जा रहे थे। वो तो चलो एक वीडियो आ गई ना, पता नहीं आप वो बैक एंड पे कितने पैसे दिए जाते हैं कि आ जाओ जी बंद कर दो हुकूमत को। वो तो उनको दिए कि चलो शुक्र आपने धरना खत्म किया इसलिए दिए ना, वो तो अच्छी बात है कि चलो यार। अच्छा, हम कब कह रहे हैं जी हम इमरान खान साहब के खिलाफ नहीं है। आप बात नहीं समझे, हम तो इस हाइब्रिड सिस्टम के खिलाफ है कि भाई आप जब आप देना अपना सिविलियन सुप्रीमेसी दें, लोगों को फैसला करने दें, जैसे यहाँ पे होता है। अब तीसरी दफा आप जस्टिन ट्रूडो को बना रहे हैं, आप तो बेस्ट उनको वोट ही नहीं देता, लेकिन फिर भी वो प्राइम मिनिस्टर बन गए ना, आप सबने कबूल कर लिया। ऐसा अब ही हम है। कहें कि हम उनको कबूल नहीं करते, बात ये नहीं है। बात ये है कि जो एक पार्लियामेंट्री सिस्टम के ऊपर जब आपने कह दिया, इत्तेफाक हो गया कि ये कॉन्स्टिट्यूशन है, ये हमारा सिस्टम है, अब उसके ऊपर जो भी जीते, ये क्या बात होगी जी किसी को पसंद नहीं है। वो जी वो जो एक छोटी सी ओली घर की एक ग्रुप बैठा हुआ है, उसको पसंद नहीं है जी फलाना बंदा। ऐसे नहीं मुल्क चलते। बिल्कुल सही। आप देखो ना, अवाम अगर अवाम इमरान खान साहब को लाती है, सो बिस्मिल्लाह, जरूर इमरान खान साहब को बार बार, वो जो आप लोग कहते होते हैं 2040 तक इमरान खान प्राइम मिनिस्टर बनाए, उनको प्राइम मिनिस्टर अगर अवाम उनको वोट दे रही है। लेकिन अगर आपने डब्बे चुरा के किसी के वोट किसी के डब्बे में डालने हैं, और फिर उधर से आपने इलेक्टेबल्स, जो मुल्क शेख रशीद जैसे इलेक्टेबल से जान नहीं छुड़ा सका 40 साल से, वो हमें बातें कर रहे होते हैं। ओ जी देखो जी ये नवाज शरीफ। नहीं, आपकी इस बात से मैं बिल्कुल इत्तेफाक करता हूं कि देखें, इलेक्शन फ्री एंड फेयर होने चाहिए, डब्बे चोरी नहीं होने चाहिए, वोट को जो है वाकई इज्जत होनी चाहिए। लेकिन सर ये हर दौर में ये होता रहा है, मतलब ये आज के दौर में नहीं, हर दौर में ये होता रहा है। लेकिन आगे चले ना, बात ये देखें, जब मिसाक जमहूरियत हुई थी, उसमें एक बड़ी जबरदस्त पॉइंट था। उन्होंने कहा कि जो जो यूज हुआ है एस्टेब्लिशमेंट के आगे, जो जो यूज हुआ है किसी न किसी उस की वजह से, जिसकी वजह से एहतसाल हुआ है अवाम का, उनके हकूक के ऊपर तलवार चली है। अब हम वो नहीं होने देंगे। देखिए, एक उनका बड़ा अच्छा पॉइंट था, लेकिन वो फिर किसी को तकलीफ हो गई, जी मिसाक जमहूरियत क्यों हो गई है। तो बात यह है कि जब आप मुल्क के अंदर इतनी साजिशें एक चलाते हैं, तो वहां पे असल एहतसाल किसका और अवाम का। देखिए अच्छा सर, ये बताइए सर, नवाज शरीफ साहब कब वापस आ रहे हैं? तो देखिए, नवाज शरीफ साहब का जाने का जो मामला था, वो भी आप देखें बड़ा डबियस है। काबीना ने उसकी मंजूरी दी। वो डॉक्टर राशिदा जो है, वो बार बार टीवी पे रोते हुए आ जाती थी कि जी नवाज शरीफ बड़े, वो तो मर जाएंगे, फलाना हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, फिर हम क्या करेंगे। उधर इमरान खान साहब भी बड़े अफसुर्दा थे उन दिनों, तो उन्होंने बड़े आराम से उनको जनाब कोट शोट पहना के लाइव दिखाया हम सारों को कि देखो ये जहाज पे जा रहे हैं। अच्छा, बाद में शोर डाल दिया कि ओ जी चोर भाग गए। भाई बात ये, चोर आपकी कस्टडी में था, आपने खुद ही उसको जहाज पे चढ़ाया। अब आप कहते हैं जी वो कब आ रहे हैं। भैया अब उनकी मर्जी, बंदा चाहता तो देखो ना, गया उनकी मर्जी मलिक से। साहब, तो अब मलिक साहब आएंगे ना। आप एक तो ये बताएं कि नवाज शरीफ साहब के बारे में आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू दें कि वो वापस जाएंगे मुल्क के अंदर, और दोबारा से जाकर उनकी, सुनने में ये भी आ रहा है जी कि उनकी जो सजा है वो भी शायद माफ हो जाए, और कोई डील डूल वो जो कुछ चीजें चल रही हैं पीछे आपने भी सुनी होगी। दूसरा ये बताएंगे सर, पाकिस्तान के अंदर वाकई जो ये जो महंगाई का जो एक ये जो आवाम के ऊपर हर दूसरे दिन एक मतलब वो फेंका जाता है, इसको सर कैसे कंट्रोल किया जाए, कैसे अपने इस मुल्क को जो है ना इस बुरहान से निकाला जाए? मतलब आपके नजदीक आप क्या समझते हैं, क्या हाल है? मतलब इस हुकूमत को मतलब फारिग कर दिया जाए, पीपल्स पार्टी के हाथ में जो है बागडोर दी जाए, नून लीग को दी जाए, क्या आपके आपके नजदीक क्या हाल है इसका?
देखें जी, मैं सबसे पहले 2-3 चीजें आपने पूछ ली हैं इकट्ठी, मैं सिर्फ मुख्तसरन उसका जवाब दूंगा। नवाज शरीफ साहब को वापस पाकिस्तान आना चाहिए, मगर अपनी सेहत को देख ली। ठीक है, मैं ऑनेस्टली बिलीव करता हूँ कि उनकी सेहत ठीक नहीं है। ठीक है, और उनको वापस आना चाहिए और अपनी सेहत देख के आना चाहिए, और फिर ये भी सोच के आना चाहिए कि मुल्क के हालात क्या हैं। नंबर एक बात तो ये होगी, he's a 3-time प्राइम मिनिस्टर, we have to respect him। नंबर 2 बात ये होती है, जो ग़ज़ाई आपने किल्लत की बात की, जो महंगाई की बात की, सर पॉलिसीज आपकी क्या है? आप पॉलिसीज देखें, मैं थोड़ा सा इसको थोड़ा सा डेविएट करूंगा कि सैकड़ों मील का एरिया में आमों के दरख्त काट के आप हाउसिंग डिफेंस हाउसिंग सोसाइटियां बना रहे हैं। आप सब लाहौर के इर्द गिर्द 50-50 किलोमीटर तक चले जाए, डिफेंस अपना हाउसिंग सोसाइटियां बन रही हैं। सब्जी जहाँ उगती थी वहां घर बने हुए हैं। तो ये किल्लत किस तरह दूर होगी? सर ये महंगाई तो बढ़ती जाएगी ना सर। पॉलिसी है कोई नहीं। गंदम की जगह पे आप कपास लगा रहे हैं, कपास की जगह पे आप गन्ना लगा रहे हैं, गन्ने की जगह पे आप चावल लगा रहे हैं। अजीबो गरीब, यानी ये गोरों ने सिस्टम बनाया था। आप ये कह रहे हैं कि एग्रीकल्चर सिस्टम को मतलब हुकूमत को इसके ऊपर तवज्जो देनी चाहिए और इसके ऊपर पूरी जितनी भी फंडिंग हुकूमत कर सकती है, किसानों की वो मदद की जाए ताकि सही तरीके से जो है ना वहां पर अनाज को पैदा किया जाए। अच्छा जी, अनाज को पैदा करने के लिए गोरों ने ये तरीका बनाया था कि मुख्तलिफ तहसीलें, मुख्तलिफ मौजाजात, मुख्तलिफ जिले में, इस जिले में चावल हो गए, इस जिले में कनक होगी, इस जिले में ये होगी। अब माफिया के हाथ में आ गया है, जिधर शुगर मिल लिखती है वो गन्ना लगा देते हैं। जब गन्ना लग जाता है तो कोई और फसल लग नहीं सकती। बिल्कुल सही। एक पटवारी जो था वही ये काम, एक जो अपने गाँव का जो था, क्या उसको क्या कहते थे, चौधरी, वो फैसला करता था कि जी एस पैली दे विच है लगेगा तो एस पैली दे विच है लगेगा। आपको पता है पंजाब के रहने वाले, ऐसा ही है, बिल्कुल ठीक है। तो अब वो सिस्टम बहाल कर, सिस्टम तो हम सारे ही तोड़ते जा रहे हैं इससे। तो फिर किस तरह खत्म होगा? फिर दूसरी बात ये है कि इंपोर्ट पे जोर है, सॉरी इंपोर्ट पे जोर है, एक्सपोर्ट पे जोर ही नहीं है सर। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही। ये है कि आप इंडिया से, मैं किसी की फेवर नहीं कर रहा, सॉरी मेरी बात को गलत ना लिया जाए, बॉर्डर क्रॉस करके आपको गंदम जो है वो अगर 100 रुपए ट्रक में पड़नी है तो आप स्विट्जरलैंड से गंदम मंगाते हैं, या आपको फ्रेट जो है वो गंदम से ज्यादा पड़ जाता है। ये पॉलिसीज कौन चेंज करेगा? खित्ते में को अमन होना चाहिए सर। बिल्कुल सही। भाटी साहब, हमारा प्रोग्राम बस खत्म हो रहा है, तो आप बताएं सर, मतलब हम तो खैर देखें, हमारे हाथ में तो यहाँ पर कुछ भी नहीं, हम डिस्कशन नहीं कर सकते, अपना ओपिनियन नहीं दे सकते हैं। हम नाजरीन जो हमारे देखने वाले जो ऑडियंस है, हम उनके साथ अपना ओपिनियन शेयर कर सकते हैं कि यार पाकिस्तान के हालात हमारी नजर में कैसे दुरुस्त हो सकते हैं, क्योंकि हम अमेरिका कनाडा के अंदर रह रहे हैं और यहाँ पर जो इन लोगों ने तरक्की की हुई है, यहाँ पर एक आम बंदा जो है उसकी 2 टाइम की रोटी बेहतरीन अंदाज से चल रही है। अगर वो नौकरी कर रहा है या नहीं कर रहा, हुकूमत कहीं ना कहीं उसको जो है उसकी मदद कर रही है। कनाडा के अंदर आप देखें पिछले 2 साल से कोरोना की वजह से सारे लोग घरों के अंदर बैठे हुए हैं, लेकिन लोगों का रोजगार चल रहा है, कम से कम भूखा नहीं मर रहा। पाकिस्तान के अंदर बड़े बुरे हालात है, महंगाई बहुत ज्यादा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन देखिए इसका ब्लेम जो है मैं अपनी तरफ से ये समझता हूँ कि बिल्कुल सिर्फ ये खालिसतन इस हुकूमत को देना, ये भी मेरे ख्याल से दुरुस्त नहीं है, क्योंकि जाहिर है कुछ चीजें होती हैं जो पीछे से चलती आ रही हैं मुल्क के अंदर। जिस तरह ये मलिक साहब ने फरमाया कि हमारे जो चीजें जहाँ पे गन्ना लगना था वहां पर कुछ और कपास लगा दी, जहाँ पे ये चीजें शुरू से मतलब बहुत अरसे से ही मतलब चली आ रही है। तो आपका नजदीक क्या मतलब सोल्यूशन है, क्या होना चाहिए? आप नून लीग के सपोर्टर हैं, डू यू थिंक कि नवाज शरीफ साहब को अगर हुकूमत दी जाए वो आके सारे ये मामला ठीक कर सकते हैं? नहीं जी, मैं तो पाकिस्तान का सपोर्टर हूँ। और दूसरी बात है कि जब नवाज शरीफ गवर्नमेंट में होंगे तो हम उनकी भी वो क्या कहते हैं उसको तनकीद करेंगे। हम वो क्या कहते हैं उसको, वो नहीं है कि ब्रेन वॉश फॉलोअर्स हैं, और पहले भी किया है। आप यकीन जाने जब भी कभी गलत, यही होता है रियल डेमोक्रेसी, दिस इज द रियल डेमोक्रेसी। तो हम तो स्विंग वोटर्स हैं सर। अच्छा, अब देखिए महंगाई के ऊपर मैं आपको बताऊं, देखिए महंगाई का मुंबा जो है ना, ये लोग चूंकि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते और फिर उसको वो कहते हैं ना बात को स्पिन करते हैं। और आजकल चूंकि चल रहा है सोशल मीडिया पे और पॉइंट स्कोरिंग चल रही है। असल जो महंगाई का जो मुंबा है ना, वो है डीवैल्यूएशन। इन्होंने जो सोचा था कि हम सस्ता मुल्क बना देंगे और पता नहीं क्या उससे रेवोल्यूशनरी इफेक्ट्स आएंगे, वो ये इनकी असेसमेंट गलत हुआ। ये है कि देखिए जब आपका डॉलर इतना गिरा है, आपकी इंपोर्ट्स महंगी हो गई। जैसे बाबा जी ने कहा कि रुपया गिरा है, डॉलर बढ़ा है, और वही मैं कह रहा हूँ डॉलर की मतलब देखें ना, डॉलर की यानी प्राइस बढ़ गई, आपकी मुल्क की कीमत जो करेंसी वो गिर गई। अब आपको ज्यादा पैसे देने पड़ते हैं
जो इंपोर्ट आप पहले कर रहे थे, अगर आपका 110 या 120 पे डॉलर था, अब आपका 176 70 पे डॉलर है। अब आप देखें कि हर चीज के ऊपर आप 50-60 रुपए ज्यादा दे रहे हैं। तो आप किस तरीके से लोगों को सस्ती इस तरह कर्जे भी बढ़ गए आपके, एक बात ऑटोमेटिक कर्जे बढ़ गए जी। एक बात, दूसरी बात, सबसे बड़ी बात उन्होंने बड़ी अच्छी कही। देखिए, जब आप हाउसिंग सोसाइटीज बना रहे हैं, अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि इस वक्त ये स्मॉल फार्मिंग की तरफ आ रहे हैं। आप कहीं भी चले जाएं, हम भी जिस छोटी सी कम्युनिटी में रहते हैं चेस्टरमेयर में, यहाँ पे हर वीक जो है वो किसानों का एक बाजार लगता है। यहाँ पे आपने भी देखा होगा, टोरंटो में भी आपका लगता होगा कि जहाँ पे लोकल फार्मर्स होते हैं, वो अपना सामान लाते हैं, वो बेचते हैं, शहद बेचते हैं, वो अपना टमाटर बेचते हैं, अपनी चीजें जो भी उन्होंने घर में उगाई होती हैं। बात ये है कि हमने तो फार्मिंग किल कर दी, बिल्कुल खत्म कर दी। और अब लोगों को ये इस तरफ वो रुझान ही नहीं है। हर बंदा इस चक्कर में होता है प्लॉट बनाओ और पैसे बना लो। बात ये है कि आपने प्लॉट तो नहीं खाना, या आपने चले आप दोनों हजरात का बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आई एम रनिंग आउट ऑफ द टाइम राइट नाउ। और आपने ज्वाइन किया, आपने बड़े इंपॉर्टेंट, आपने जो अपना ओपिनियन आपके थे हमारे नाजरीन के साथ अपने शेयर की, बड़ी अच्छी गुफ्तगू रही। पाकिस्तान के हवाले से ज़ाहिर है हम बाहर मुल्क के अंदर बैठे हुए हैं तो हमारा दिल जो है वो पाकिस्तान के साथ धड़कता है। पाकिस्तान मुश्किल में है तो हमें तकलीफ होती है, इसलिए हम पाकिस्तान के साथ भी जुड़े हैं, लेकिन एट द सेम टाइम हम कनाडा के साथ भी जुड़े हैं और कनाडा के भी हर चीज़ के ऊपर हमारी नज़र है। और हम माशाल्लाह से अब पाकिस्तानी जो कैनेडियंस हैं वो सियासत के अंदर भरपूर तरीके से हिस्सा ले रहे हैं। और इंशाल्लाह ताला आने वाले दौर में जब ये प्रोविंशियल इलेक्शंस होंगे, हमारे मजीद मेंबरान जो है वो पार्लियामेंट का हिस्सा बनेंगे, हम पाकिस्तानी कैनेडियंस। और इसी तरह हमारे फेडरल के अंदर भी माशाल्लाह से काफ़ी सारी जो है वो तादाद बढ़ रही है आहिस्ता आहिस्ता, मजीद आगे भी बढ़ेगी। लेकिन ये है कि ऑफ कोर्स हम वहाँ से आए हैं तो हमारा दिल वहाँ पर पाकिस्तान के साथ जुड़ा हुआ है और पाकिस्तान की मुश्किलात को हम ज़रूर यहाँ पर डिस्कस करते हैं और करते रहेंगे इंशाल्लाह ताला। आपका बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह ताला आपको फिर अपने प्रोग्राम में मदू करूंगा। तो नाजरीन, आपने हमारा प्रोग्राम देखा, हमारे साथ जो है वो बड़े दो इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज थी, मिसिसागा की एक पर्सनालिटी और एक कैलगरी से। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट फ्राइडे को फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे नया टॉपिक लेकर। मुझे अपने इस प्रोग्राम से इजाजत दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।